एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डिस्कस दिस टॉपिक। तो दोस्तों 11 जुलाई को असम गवर्नमेंट ने अपना बजट पास किया और बजट की स्पीच के दौरान उनके एक मिनिस्टर ने बोला कि जो भी लोग पॉलीगैमी प्रैक्टिस करते हैं, पॉलीगैमी का मतलब है वो लोग जो एक से ज़्यादा शादियां करते हैं उनको किसी भी तरीके के गवर्नमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, यानी कि नो गवर्नमेंट बेनिफिट्स। अब ऐसा ये क्यों करना चाहते हैं? मैंने फाइनेंस मिनिस्टर जयंत मल्ला बरुआ का कहना है कि ये वो इसलिए करना चाहते हैं ताकि वुमेन को एम्पावर किया जा सके। जब एक एक ही पर्सन कई सारी महिलाओं के साथ शादी करता है तो उनके साथ जस्टिस नहीं होता है, उनके रिसोर्सेज डिवाइड हो जाते हैं, उनको एक ऐसे परिवेश में रहना पड़ता है जहाँ वो ग्रो नहीं कर पाती हैं। तो मिनिस्टर्स का, गवर्नमेंट का कहना तो ये है। हालांकि लोगों का कहना ये भी है कि जो हेमंत विश्व शर्मा जी की गवर्नमेंट है असम में, इ इन्होंने ये पॉलिसी मुस्लिम्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन ही ऐसी पॉपुलेशन है जो कि मोस्टली इस प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस करती है। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है ये है कि ये जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट है असम की, लेड बाय हेमंत विश्व शर्मा, ये इन्होंने ये किया है ताकि ये मुस्लिम पॉपुलेशन को टारगेट कर सकें, जो कि इनका हमेशा से एजेंडा रहा है। हालाँकि हम इसको और डीपली डिस्कस करेंगे। लेट अस मूव टुवर्ड्स इट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस पॉलीगैमी एक क्राइम। तो असम ने 2025 में एक लॉ पास किया जिसका नाम है एंटी पॉलीगैमी लॉ। इसका मोटिव यही है कि ये अपने स्टेट से कंप्लीट तरीके से पॉलीगैमी लॉज को प्रोहिबिट करना चाहते हैं, यानी कि कोई भी एक से ज़्यादा शादियां नहीं कर सके। हालांकि यह बिल अभी एक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है क्योंकि अभी इसको प्रेसिडेंशियल असेंट नहीं। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि अंडर आर्टिकल 200 किसी भी स्टेट असेंबली में यदि कोई बिल पास हो रहा है, वहाँ के गवर्नर को ये अपना डिस्क्रिशन होता है कि वो यदि चाहें तो किसी भी सेंसिटिव इशू पर उस बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए। तो ये सोलेली गवर्नर गवर्नर के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है कि व्हाट ही थिंक्स कि वो बिल को रिजर्व किया जाना चाहिए या नहीं। तो जैसे ही प्रेसिडेंट असेंट मिल जाएगा तो दिस विल बिकम एक्ट। And once it becomes act, the date can be decided when it will be implemented. So as of now, polygamy is not a crime. हालांकि it will become a crime once this bill becomes an act and it gets implemented. Second thing is, what does this bill proposes? इस बिल का कहना ये है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि मल्टीपल स्पाउसेस रखता है, जो कि एक से ज़्यादा शादियां करता है, उसको 7 साल की सज़ा हो सकती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दूसरी शादी करने के दौरान अपने दूसरे पार्टनर को ये नहीं बताता है कि उसकी पहले से शादी हो चुकी है और अपनी इस इन्फॉर्मेशन को कंसील करता है, छिपाता है, ऐसे व्यक्ति को 10 इयर्स की जेल हो सकती है। एंड ऐसे कोई भी लोग जो इस तरह की प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि प्रीस्ट, काज़ीज़ और कोई भी लोग हेल्प करते हैं, इवन पेरेंट्स, तो उन लोगों को भी इसमें पनिशमेंट मिलेगी। साथ ही ये इस क्राइम को नॉन बेलेबल बनाती है, यानी कि पुलिस जो है उनको किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा अरेस्ट वारंट की ज़रूरत नहीं है ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए जो कि इस तरह का क्राइम कर रहा है। तो ये अपने डिस्क्रिशन पर ही ऐसे पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी वारंट के। जैसा कि हमको पता भी है, अगला इश्यू जो ये आता है कि वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ये ये 6th शेड्यूल को एक्सक्लूड करता है, यानी 6th शेड्यूल का मतलब है जो भी वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन है उन पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता है और वो उनके जो भी कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं, जो भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं जो चली आ रही हैं इतने सालों से, वो चलती रहेंगी। जैसा कि आपको दोस्तों पता ही होगा कि 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल इज़ फॉर ट्राइबल। इनमें वो लॉज़ और रेगुलेशंस सिर्फ ट्राइबल सोसाइटीज़ पर अप्लाई होती है। यहाँ की 5th शेड्यूल के में जो भी लॉज़ आते हैं वो इंडिया के किसी भी ट्राइबल एरिया के लोगों के लिए अप्लाई करती हैं, वहीं 6th शेड्यूल सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा स्टेट्स को टारगेट करते हैं। आप जाकर ज़रूर देखिए कि 6th शेड्यूल में कौन-कौन से स्टेट्स आते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विक्टिम कंपनसेशन फंड, जिस भी महिला के साथ इस तरह से शादी की गई है, ज़्यादती की गई है, उसको बताया नहीं गया है, पहले से उस व्यक्ति की शादी हो चुकी थी, तो क्योंकि कोई भी यदि पॉलीगैमी प्रैक्टिस करेगा और स्टेट उसको क्राइम मानेगा, तो इसमें उस वुमन का हक बनता है कि उसको कोई सिक्योरिटी मिले, सेफ्टी मिले, तो स्टेट वो भी
प्रोवाइड करेगा, कंपनसेशन फंड देगा और रिहैबिलिटेशन फंड्स भी ज़रूर देगा। नाउ अब जो कंट्रोवर्सी सबसे बड़ी यहाँ पर बनती है वो यही है कि ये मुस्लिम को कितना ज़्यादा टारगेट कर रही है। तो ऑफ कोर्स इट्स टारगेटिंग मुस्लिम्स एट मैक्सिमम। व्हाई? बिकॉज़ मुस्लिम्स के जो पर्सनल लॉज़ हैं वो उनको एक से ज़्यादा शादियाँ अलाउ करते हैं। वो कहीं न कहीं कह सकते हैं लिमिटेड पॉलीगैमी अलाउ करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि हर किसी को शादी करना है, बट ये कहते हैं कि इफ जो कुछ कंडीशंस होती हैं, यदि वो हैं, तो वो पॉलीगैमी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इन प्रैक्टिकल टर्म्स अब कोई भी मुस्लिम व्यक्ति यदि अपने पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी करता है, तो उसकी पहली शादी जो कि लीगली थी, उसकी वजह से उसको पनिशमेंट हो सकती है। जब तक उसकी पहली शादी खत्म नहीं हुई है और बावजूद वह दूसरी शादी कर रहा है, तो उसको पनिशमेंट हो सकती है। तो ऑफ कोर्स इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन टारगेट होगी और इसीलिए बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स का कहना भी ये है कि ये जो लॉ लाया गया है ये मुस्लिम के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। हालाँकि जो सपोर्टर्स हैं वो यही बोलते हैं कि जो वुमेन्स होती हैं कंसीडरिंग द रिसोर्सेज़, आज कंट्री में जो भी रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल है, यदि एक ही व्यक्ति कई सारी महिलाओं के साथ शादी करे, उसमें परेशानी आती है और सभी लोगों की केयर अच्छे से नहीं हो पाती है, सारी वाइफ़्स को वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है जिसकी वो हकदार हैं और इसलिए वो डिप्राइव्ड रह जाती हैं, उनको जस्टिस नहीं मिल पाता है। तो इट्स अ सोशल रिफॉर्म इश्यू, राइट? हालाँकि क्रिटिक्स का मानना ये है कि ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये हिंदू पॉपुलेशन को कर सकें, इसको एक इलेक्टोरल इश्यू बना सकें। करेक्ट। साथ ही जैसा कि हमें दोस्तों पता है कि बहुत टाइम से सिंस जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य ये है कि हमारी कंट्री में जो ये अलग-अलग लॉज़ हैं, जैसे कि हिंदूज़ में मैरिजेस के डाइवोर्स के लिए, पोसेशन लॉज़ के लिए हिंदू कोड बिल है, राइट? और मुस्लिम्स के लिए उनका अलग बिल है, जो जिसके प्रोविज़न्स को यूज़ किया जाता है, उनके केसेस को रिज़ॉल्व करने के लिए। ये सब हटाकर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब कि सभी लोगों पर एक ही लॉ अप्लाई होगा, ऑल सिटिज़न्स पर एक ही लॉ अप्लाई होगा। तो दोस्तों ये एक फैक्ट है जिसको आप अपने नोट्स में डाल सकते हैं कि असम हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड थर्ड स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट सच लेजिस्लेशन आफ्टर उत्तराखंड एंड गुजरात। तो ये सारे के सारे स्टेट जो हैं ये बीजेपी डोमिनेटेड। बीजेपी ने जैसा कि हमेशा से अपना मुद्दा रखा है कि वो यूथ सपोर्ट करते हैं, हम सिविल कोड सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर सभी व्यक्तियों को भले ही उनका कोई भी रिलीजन हो, हिंदू हो, उन पर एक ही लॉ अप्लाई करेगा। हालाँकि सवाल अब यूसीसी में कंट्रोवर्सी ये आती है कि बहुत सारे लीडर्स का मानना है कि जो आप लॉज़ बना रहे हैं, वो आप वो लॉज़ बनाएँगे जो कि हिंदू पॉपुलेशन को खुश करते हैं, राइट? जब आप हिंदू पॉपुलेशन को खुश करने के लिए जो लॉज़ बनाते हैं, फिर उन लॉज़ को आप बाकी सेक्शंस पर भी अप्लाई करते हैं, मुस्लिम पर भी अप्लाई करेंगे, क्रिश्चियन पर भी अप्लाई करेंगे। तो मुस्लिम्स में और इन सेक्शंस में डिमांड ये है कि आप इस तरह का लॉ बनाएँ जो इन सभी के लिए न्यूट्रल हो। ऐसा ना हो कि आप हिंदू को खुश करने के लिए जो लॉ बना रहे हैं, वो उन्हीं लॉज़ को आप यूसीसी का हिस्सा बना दें और मुस्लिम्स और क्रिश्चियन सब पर उन्हीं लॉज़ को अप्लाई करें, राइट? तो इसीलिए जो एआईएमआईएम के चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा कि जो असम का यूसीसी बिल है, ये एक सिटीज़न न्यूट्रल बिल नहीं है। एक्चुअली में ये हिंदू लॉ को इम्पोज़ कर रहे हैं मुस्लिम्स पर, राइट? तो वार्निंग ये है कि यूसीसी में जो लॉज़ हैं वो हिंदूज़ के इंटरेस्ट को फुलफ़िल ना करें बल्कि रिलीजियसली न्यूट्रल लॉज़ हों, राइट? हालाँकि यूसीसी के अलावा और ये जो एंटी पॉलीगैमी लॉ है, इन दोनों लॉज़ को के लिए तो हालाँकि इन दोनों लॉज़ को अप्लाई होने के लिए अभी प्रेसिडेंशियल असेंट की ज़रूरत है। इन दोनों बिल को प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए रिज़र्व कर रखा है असम के गवर्नर ने। तो हम ज़रा इस पर भी चर्चा कर लें, ऐसा क्यों होता है और कब होता है? तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि असम रिज़र्व्ड द यूसीसी बिल फॉर प्रेसिडेंशियल असेंट बिकॉज़ इट डील्स विथ सब्जेक्ट्स ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब दोस्तों क्या होता है? आपको पता ही होगा कि 7th शेड्यूल में हमारे 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो प्रोविज़न है जहाँ सिर्फ़ यूनियन गवर्नमेंट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में लॉ बना सकती है।
स्टेट लिस्ट में जो प्रोविजंस हैं उन पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। नॉर्मल सर्कमस्टेंस ऑफ कोर्स कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर यूनियन भी स्टेट लिस्ट के प्रोविजंस पर लॉ बना सकती है, जिन पर हम कभी और डिस्कस करेंगे। और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पर दोनों ही गवर्नमेंट लॉज बना सकते हैं। लेकिन यदि क्लैश होता है स्टेट गवर्नमेंट के लॉ पर, मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट है मैरिज, राइट? अब मैरिज के ऊपर यदि स्टेट गवर्नमेंट का भी एक लॉ बन गया, राइट? और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक लॉ बना दिया और उनके प्रोविज़न जो है वो क्लैश कर रहे हैं एक दूसरे, तो इस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा। ये सॉल्यूशन किस चीज़ के लिए है? ये सॉल्यूशन उन लॉज़ के लिए है जिन जिनको कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर बनाया गया है। करेक्ट, राइट। तो इस तरह के इश्यूज़ में जहाँ पर गवर्नर को ये लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है, क्लैश हो सकता है, उस केस में गवर्नर ऐसे बिल को प्रेसिडेंट के असेंट के लिए रिज़र्व कर लेता है अंडर आर्टिकल 200, राइट? अंडर आर्टिकल 200 गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन के बेस पर, ये कोई फिक्स नहीं है कि वो किस तरीके के लॉज़ को, ये उनके डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है। तो आर्टिकल 200 के तहत वो प्रेसिडेंट के हामी के लिए किसी भी बिल को रिज़र्व कर सकते हैं। जैसे ही ये बिल रिज़र्व होता है, उसमें प्रेसिडेंट जो हैं, प्रेसिडेंट के पास 3 तरह के ऑप्शन होते हैं। या तो वो उस बिल को असेंट दे दें, जैसे ही वो असेंट देते हैं वो लॉ बन जाता है, या फिर वो अपने असेंट को विथहोल्ड कर लें, राइट? और यदि वो नॉन मनी बिल है, तो उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज दें। यहाँ पर हमको क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है, यदि कोई बिल गवर्नर के पास जाता है, तो वो उसको या तो असेंट दे सकते हैं या फिर उसको रिजेक्ट कर सकती है। हालाँकि सेम बिल यदि स्टेट असेंबली गवर्नर को भेज दे, तो गवर्नर इज़ बाउंड टू गिव असेंट, गवर्नर इज़ बाउंड टू गिव। हालाँकि प्रेसिडेंट के केस में ये नहीं है। यदि गवर्नर ने किसी सर्व किया है प्रेसिडेंट के लिए, तो या तो वो असेंट देते हैं या उसको रिजेक्ट कर दें। रिजेक्ट करने के बाद यदि असेंबली ने फिर से उनको ये बिल भेजा, तब भी वो अगेन इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। और यदि नॉन मनी बिल है, तो वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। लेकिन ये अभी ये है कि क्या देश में जो एक वेव आई हुई है यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लाने की, जिसमें आप सभी रिलीजियन के लिए, सभी लोगों के लिए एक ही तरह का लॉ बनाना, क्या उसमें ये मोटिव है बीजेपी लेड गवर्नमेंट का, वो हिंदू लॉज़ को दूसरी कम्युनिटीज़ पर इम्पोज़ करना चाहती है? ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि ये जो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड है, क्या ये मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए क्या पॉलीगैमी अलाउ होनी चाहिए? क्या एक से ज़्यादा शादियाँ अलाउ होनी चाहिए आज के वक़्त में, इंडिया जैसी कंट्री में? आपका इस पर क्या ओपिनियन है? इस पर आप ज़रूर बताएँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।